माहौल ऐसा है, मुझे लगता है शब्द गौण हो जाते हैं, भावनाएं इस तरह की हैं, क्या कहा जाए, लोगों के मन में गुस्सा है, नाराज़गी है। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे ये निक्की और कंचन का घर है, मेरे साथ में उनके पिताजी मौजूद हैं। अंकल जी, अभी मैं जानती हूँ सिचुएशन ऐसी है कि क्या कहा जाए, कुछ मतलब शब्द नहीं होते। लेकिन आपसे सबसे पहले अभी यही जानना चाह रहे हैं, जब ये पूरी घटना हुई तो क्या आपके समधी की तरफ से या फिर निकी के ससुराल की तरफ से कोई भी बातचीत हुई, कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? जब आग लगा ली, जब बड़ी बिटिया ने मुझे फ़ोन किया 5:30 बजे करीब, मैं नंगला गांव में था। वहाँ से मैं भगा, यहाँ आया, यहाँ भाई को बैठाया, हम चले गए, हमारे भाई वहाँ वहाँ जाके देखा तो डॉक्टर से हमने पूछा क्या स्थिति है, बोला 70% जल चुकी है। वहाँ इनके परिवार घर का कोई आदमी नहीं था, एक पड़ोसी लेके गया था हॉस्पिटल से मौके पे। डॉक्टर ने कहा जी मैं इसका हल्का सा ट्रीटमेंट करता हूँ, एम्बुलेंस मंगाओ, ये ट्रांसफ़र यहाँ से जो आपको रेफ़र करा जाएगा सफदरजंग के लिए। हम रास्ते में गए तो उनका बीपी डाउन होता चला गया। हमने सोची ये सफदरजंग नहीं पहुँच पाएगी, या कैलाश में सेक्टर 27 में दिखा लें। हमने एम्बुलेंस कैलाश को करवा दी। कैलाश वाले ने जवाब दे दिया जी सफदरजंग में ले जाओ। जैसे ही हम डीएनडी पहुँचे, डीएनडी पहुँचते नहीं उसका और बीपी लो हो गया। फिर हमारे मन में दुविधा हो गई कि ये बिटिया चली जाती थी क्या। सफदरजंग पहुँच गए, हम पहुँचते नहीं, वहीं जाते नहीं, उन्होंने दम छोड़ दिया। तो उसका इलाज भी आप ही लोग कराने के लिए गए? निकी के ससुराल की तरफ से कोई नहीं? कोई नहीं था, कोई नहीं था, हमारा साला भाई। आपके पास में कंचन का फोन आया था? कंची का फ़ोन आया था। कंची ने वीडियो बनाई थी जब ये जीने से ऊपर से आ रही, वो जब ही लोग उतर के जीने से भाग गए तीनों, सास भी और दोनों भाई। और ससुर उनके? ससुर भी वहीं था। वो भी वहीं थे? हाँ, सब फरार हो गए वहाँ से आग लगने से। पोतेन को दोनों को लेगी, पोती को वहीं छोड़ गई। पोतेन को दोनों को साथ लेगी बुढ़िया, पोती को वहीं छोड़ गई घर पे ही कंची के पास। आप फरार हो। अंकल, क्या इसके पहले कभी ऐसी शिकायत निकी या फिर कंचन की तरफ से कही गई कि उनके साथ में इस तरह से व्यवहार होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है? क्योंकि मैं देख रही थी कि कंचन खुद बता रही थी कि उनके भी साथ में ऐसे ही उन्हें भी बार बार प्रेशर किया जाता था, उन्हें भी परेशान किया जाता था। जब कंची बहन की सपोर्ट लेती थी तो फिर कंची को मरवाती थी बुढ़िया चुटिया पकड़ के, दोनों लड़के इन पे। कंची तो बहन की सपोर्ट लेगी, अगर भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसके बोलने से फिर उसको भी मारते थे। वजह क्या थी? वजह कुछ ना, पैसा, बात चे काम तो करे ही ना, पैसे चाहिए उन्हें, पैसा दो हमें। पार्लर मैंने खुलवा दिया, मैंने कि बच्चे न पढ़ाओ बेटा, ये तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। उन्होंने पार्लर खोल के अपना बच्चे पढ़ा रही थी। बच्चा इतना एक्टिव है वो, इस उम्र में सब कुछ जानता, सारे बयान उसने दिए थाने में भी, बयान देता भी, आपने मीडिया पर देखा होगा। जिस बच्चे की माँ जल रही हो उसकी आंखों और के उसके सामने। आंखों के सामने उस पर क्या बीतेगी। मैं तो बाप हूँ, 3 घंटा मैंने गोदी में रखी है वो मरी हुई भी। कहते हैं बेटियां जो हैं वो सबसे ज्यादा पिता के ही करीब होती हैं। क्या इसके पहले कभी ऐसा मौका हुआ जब आपको उन्होंने शिकायत की, बताया कि उनके साथ में क्या होता है, उनके पति उनके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, दहेज के लिए उन पर प्रेशर बनाया जाता है? ये साल भर से बनाया जा रहा सब प्रेशर, दहेज का भी, सिर्फ मार साल भर पीट से? के। हाँ, पहले कोई उसमें वो नहीं थी। अब ये जब पूरा मामला सामने आया है, अब पुलिस क्या कह रही है आपको, या फिर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने के लिए आया, कोई बात कही गई? प्रशासन आए कल, कोतवाल साहब भी आए थे कासने से, दादरी से भी आए, दादरी से अब भी आए बैठे हैं। प्रशासन तो सही काम कर रहा है जो करना चाहिए। मैं तो न्यायालय से मांगूंगा कि ऐसे जरिंदे को फांसी होनी चाहिए। फांसी से कम कुछ नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं, फिर तो बेटी कोई पढ़ाएगा नहीं। जब ऐसा काम होता रहेगा तो हमारी बिरादर क्यों पालेगी बेटी। मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ, तो कौन पढ़ाएगा। हम तो किसान आदमी, हल चलाने वाले, हमने डीपीएस में पढ़ाई, हमें तो पता कैसे कैसे पढ़ाई। आज पता चला कि पैर में गोली भी लग गई, भागने की कोशिश कर रहे थे हाँ, आरोपी। पता लगी है। ऐसे आरोपी तो भगेंगे ही। जब क्राइम मैं करूंगा तो मैं तो कस्टडी से भागने की कोशिश करूंगा ना। मैं साफ होऊंगा तो मैं वहीं बैठा रहूंगा, मुझे न्याय मिलेगा।
निक्की के पिता को सुन रहे थे आप और मुझे लगता है हम सब स्तब्ध हैं इस घटना से। जैसे ही कल ये घटना सामने आती है और इसके विजुअल सामने आते हैं सोशल मीडिया पर, उस बच्चे के बयान को आप सुन रहे होंगे जो बताता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। हम सब हैरान हैं, हम सब स्तब्ध हैं और हम सबको ये बात समझ नहीं आ रही है कि कोई इंसान, कोई पति जो शादी के 7 जन्मों के बंधन में बनता है, वो इतना क्रूर आखिर कैसे हो सकता है। जहां एक और इस घटना को सुनकर हर कोई सदमे में है, वहीं ग्रेटर नोएडा के लोगों ने हमारी सहयोगी नैना यादव से इस बारे में बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कहना है। हम हमेशा से सुनते आए हैं हमारी संस्कृति में कि बेटियां जो है वो होती हैं भगवान का रूप, नारी का रूप, और जिस घर में बेटियां हो जाएं तो उसकी बात ही क्या। और जिस घर में बेटियां जाती हैं वो उस घर को भी उसी तरह से संवारती हैं। लेकिन मैं इस दौरान जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा इलाका। हाल ही में निक्की हत्याकांड जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और जो तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया के माध्यम से उसने सभी को हैरान कर दिया, रोंगटे खड़े कर दिए। आप ये तस्वीर देखेंगे, यही वो घर है जहां पर निक्की और उनकी बहन कंचन रहा करती थी। इसी घर से उनकी डोली उठी, इसी घर से उनके माता पिता ने उनको विदा किया, इन उम्मीदों के साथ, इन सपनों के साथ में कि उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी, खुश रहेगी, अपना घर बसाएगी। लेकिन शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी तस्वीर सामने आएगी जो उनको हैरान परेशान कर देगी। और जो तस्वीर सामने आएगी वो अपनी बेटी की को इस अवस्था में देखेंगे। आपने निक्की का वीडियो देखा होगा, वो पूरी तरह से जल गई थी और वो कोई हादसा नहीं था बल्कि वो एक वारदात थी। वो ऐसी वारदात थी जिसे अंजाम उसी व्यक्ति ने दिया जिसके साथ में निक्की ने 7 जन्मों का वादा लिया था, सुरक्षा का वादा लिया था, उसके साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कोशिश की थी। इस पूरी घटना को लेकर अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया की, पूरे देश की, जो ये कहा जाए कि अपनी तरफ उसमें ध्यान आकर्षित किया है। आखिर ऐसे लोगों के लिए क्या सबक होना चाहिए? ध्यान इसलिए आकर्षित किया है, इस तरीके की घटनाएं आप ना के बराबर समाज में देखते हैं और इतनी बड़ी घटना हुई है, सब लोग इसलिए आक्रोशित है क्योंकि इतनी बड़ी घटना हमारे समाज में मुझे याद नहीं आता हमारी याद में कभी हुई हो। और जिस तरीके से एक कोई किसी की अगर एक उंगली जल जाए क्या पीड़ा होती है वो सब लोग जानते होंगे, और पूरा शरीर को जिंदा जलाना ये अपने आप में सोचने भर से ही कैसा फील होता है आप सब लोग इसको समझेंगे। बस मेन ये है कि इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हुए जैसे ये फील करके कि भाई हमारी बेटी होती तो हम क्या करते, कड़ी कार्रवाई करके उनको फांसी की सज़ा दे। देखिए, बेटियों को पढ़ाने की बात हमेशा होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है। बेटियां तो पढ़ रही हैं लेकिन सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित नहीं है, पर कहीं कहीं कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते, उनकी वजह से ऐसी घटनाएं घटी हैं और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इससे बड़ी घटना हमारे देश में ना कोई है और ना आगे ऐसी हो सकती है। आज के वक्त में भी अगर दहेज बहुत कॉमन हम समस्या का मानते हैं, अपराध मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई दहेज तो, दहेज के बिना शादियां नहीं होती आज के वक्त में भी। ये तो ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि दहेज के बिना शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है शादी। वो तो सामने वाले की सोच के ऊपर निर्भर है। हम बेटियों को देते हैं, बच्चों को जो शादी करते हैं, जरूर थोड़ी कि हम बच्चे को हम दहेज देंगे तभी शादी होगी। सामने वाला भी इतना सक्षम होगा। हम बच्चे को बेच थोड़ी रहे हैं जो दहेज देते हैं। 1 रुपए में भी रिश्ता होता है, पहले होता था 1 रुपए में रिश्ता, ये तो बाद में चीज़ें बढ़ती चली गई, दहेज बढ़ता चला गया। समय के साथ साथ चीज़ें कुछ अपने समाज में दिखाने के लिए चीज़ें हो चुकी है, हमारे पास इतना पैसा, जिनके पास पैसा है वैसे चीज़ें खत्म होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं समाज में जो ब्याज पे लेके भी दहेज देते हैं, बाद में जमीनें बेचकर उनको हाँ, दहेज देना। ब्याज बढ़ते रहते हैं और मर जाते हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए दहेज की। ये चीज़ें तो, ये मुद्दा काफ़ी सालों से चल रहा है बट कभी इसका सॉल्व हुआ नहीं है मुद्दा। मतलब अभी तक इतनी चलती आ रही है दहेज को लेके, इतने केस हुए हैं दहेज को लेके बट कभी सॉल्व नहीं हुआ, पर ये होना चाहिए सॉल्व। पर सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि सरकारें तो पाबंदियां लगाती हैं। अब क्योंकि आप युवा हैं, सरकारें पाबंदी लगाती हैं, कहते हैं भाई ये अपराध है, देना और लेना दोनों अपराध है, लेकिन फिर भी कहा जाता है अंडर द टेबल अभी भी वो चीजें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि लगता है एक समाज का एक स्टेटस जो है वो भी आपको मेंटेन करना है, आपको लोगों को दिखाना है। क्या ये वजह है? देखो जी, हमारा जो समाज है बहुत सक्षम है, और जो बाप बेटे वो लड़का और लड़की में समानता का बोलते हैं कि हमारी सरकार भी बोलती है कि समानता का अधिकार देते हैं हम, लेकिन जो अब दहेज जो भेदभाव इतना बढ़ा दिया है कि भाई हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो उसमें दहेज इतना देंगे कि बंदा खुश रहे और हमारी बेटी खुश रहे। तो इस वजह से दहेज दे देते हैं कि भाई वो सामने वाला बंदा खुश रहेगा, और फिर बाद में जाके ये चीज़ें और ज़्यादा लालची चीज़ें हो जाती है। लालच में आके बंदा आगे भी ऐसे कदम उठाता है, फिर को मारपीट में तब्दील कर देता है।
सर लेकिन एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई अब जो दहेज का दंश है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन जो ये घटनाएं हो रही हैं और ये घटना सामने आई है, कई और ऐसी बेटियां हैं जो शायद शिकार होती होंगी, उनकी तस्वीर भी सामने नहीं आ पाती होगी। तो ये आपको लग रहा है कि ये अभी भी ऐसी समस्या है जो खत्म नहीं हुई? क्या कोई अंत नजर आता है? मैम कोई अंतर नजर नहीं आता। बताऊँ क्या हो रहा है, जैसे कहते हैं लोग बाग, ये लोगों ने स्टेटस सिंबल बना रखा है। मेरे पास नहीं है, मैं जमीन बेचूं, घर बेचूं, लेकिन अपनी बेटी की शादी तगड़ी करूंगा, या भाई जिससे नाम हो मेरा। लेकिन कहीं भी संस्कार की कमी है, शिक्षा की कमी है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, पर जिनके है, जिनके पास है वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास नहीं है ना, वो जमीन बेच के, मतलब हमारे समाज में तो बना रखा है स्टेटस सिंबल। अब मुझे बड़ी गाड़ी मिली, मैंने दहेज दिया, जबकि कहीं भी संस्कार, पढ़े लिखे बच्चे ढूंढे, संस्कार हों। मतलब सबसे मेन चीज़ यही है कि ये जो कभी अंत नहीं होगा इसका, मुझे तो लग रहा है। ये तो सारा और ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। तो मतलब लोग जितने ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं उतना ज्यादा ज्यादा दहेज, मुझे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, और ज्यादा दहेज, मतलब 10-20 करोड़ शादी इतनी कर रहे हैं हमारे समाज में। मतलब शिक्षा पर, संस्कार पर ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और बेटे बेटी का कोई मेल नहीं मिला रहा। लेकिन सर दहेज तो शायद लड़की के माता पिता इसीलिए देते हैं कि उनकी बच्ची का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे, वो सिक्योर रहे। लेकिन अभी जो हादसा, जो घटना सामने आई, वो तो इससे और विपरीत तस्वीर पेश करता है। इसका एक सबसे मुख्य कारण ये है कि हम लोग जब जिस समय अपनी बेटी का रिश्ता करने जाते हैं ना, तो हम उनके ऊंचे ऊंचे मकान देखते हैं, उनकी प्रोफाइल हम लोग चेक नहीं करते जीरो ग्राउंड पे जाकर कि बेटा कर क्या रहा है। ये हम सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में शिक्षा की है। हमारा शिक्षा पे ध्यान नहीं है। हम अगर शिक्षित रहेंगे, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ समाज के प्रति कि हमें बेटा और बेटी दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिए। दोनों का जो मेल शिक्षा का रहेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी लगेगी। लेकिन पाबंदी लगेगी कैसे? आप लोगों को लग रहा है इस तरह की घटनाओं का, भैया इस तरह की घटनाओं का कोई अंत है? इस तरीके की घटनाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उतनी ये डिमांड लोगों की बढ़ती हुई जा रही है दहेज के प्रति। जिसका बेटा थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है कि भाई मुझे तो ये गाड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, उसे और ज़्यादा दहेज चाहिए। इसका अंत नहीं हो सकता कभी। ये तो ये कहा जाए, ये तो एक समाज की ऐसी कुरीति है जो कभी अंत होती नजर नहीं बिल्कुल आती। कभी अंत नहीं हो सकता इसका। और जो ऐसे जो करते हैं उनके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? उनके लिए जो, जैसे अभी रिसेंटली ये घटना हुई है, देश की सबसे बड़ी घटना है। जब तक ऐसे दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई नहीं जाएंगी कि दहेज के कारण ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय जो हमेशा से कहा जाए कि हिंदुस्तान में बेटियों को लेकर दहेज को एक बड़ी कुरीति के तौर पर देखा जाता रहा है, और इसका दंश गाहे बगाहे कभी ना कभी किसी ना किसी इलाके में हम अक्सर देखते सुनते रहे हैं। लेकिन बात यही है, कहा जाता है दहेज अगर लेना अपराध है तो देना भी उतना ही बड़ा अपराध है, और इस बात को समझना होगा। बार बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब अगर बेटियों को पढ़ाने की बात आती है तो बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं जब बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं? ये बहुत गंभीर विषय है। आप जरूर सोचिएगा कि आखिर इस तरह की कुरीतियों का अंत कहाँ है। और निकी के साथ में जो हुआ वो वाकई में बहुत विभत्स सी घटना थी। आरोपी फरार जरूर है, जो निकी का पति है वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन अभी उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी फरार चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ नैना यादव, इंडिया डेली, ग्रेटर नोएडा। ये जानकारी आपको दे दूं कि निकी के पति जिसने सब कुछ किया है, उसके साथ साथ उसकी माँ, जो उस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, जो निकी के पति की मदद कर रही थी अपनी बहू को मारने में, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा से ज़्यादा मुझे लगता है समाज में जो कुछ हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन आया है समाज में इस कहानी के ज़रिए, उस पर अपनी राय रखना होगा। हमारे साथ प्रियंका राणा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़ गई हैं। फिरदौस अजमत सिद्दीकी हैं, प्रोफेसर हैं जेएमआई की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। शैलजा शर्मा हैं, वकील हैं। अन्वीक्षा त्रिपाठी जैन हैं, मनोचिकित्सक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। अन्वीक्षा जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगी और मैं समझना चाहूँगी, मैं आज साइकोलॉजी को समझना चाहती हूँ। जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इसके लिए मेरे पास शब्द भी आज कम है। मैं स्तब्ध हूँ, मैं शायद प्रोसेस ही नहीं कर पाई हूँ। अन्वीक्षा जी, कल से जब मैंने ये खबर पढ़ी थी और 8 बजे के आसपास ये खबर सामने आई थी, मैं तब से लेकर अब तक 24 घंटे, लगभग 23 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मैं प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हमारे समाज में
1961 में डाउरी एक्ट आया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन आज हमारे समाज में इतने 65 साल बीत चुके हैं, क्या आज भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? जिंदा जला देना, कितने ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास अगर शादी नहीं चलती है? आए दिन हम चर्चा करते रहते हैं, हम बड़े बड़े पैनलिस्ट को बुलाते हैं, समझते हैं, लेकिन ये क्या मामला अनवीशा जी सामने आया है? ये समाज का कौन सा चेहरा है जो छुप कर बैठा हुआ है, जो ऐसी विभत्स घटना को अंजाम देता है? आपने बिल्कुल सही कहा मैम, ये समाज का वो चेहरा है जो छुपा रहता है, हम सबको पता है, लेकिन शायद हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। हम सबको अपने आसपास ऐसे लोगों के बारे में पता है जो कि कुछ ना कुछ समाज के प्रति या लोगों के प्रति गलत करते हैं। ये चेहरा इसलिए भी सामने आया क्योंकि समाज ने अपनी जिम्मेदारी उस समय नहीं दिखाई जब दिखानी चाहिए थी। यहाँ पे आज मैंने देखा, अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि बेटी को हम पढ़ा रहे हैं, लोगों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, समाज में हम डाउरी देना लेना दोनों अपराध है। लेकिन एक चीज जो हम साइकोलॉजिकली नहीं समझ रहे हैं कि वो पिता वो डाउरी क्यों दे रहा है, अपने स्टेटस के लिए दे रहा है, समझ गई, बेटी के उसके खुशियों के लिए दे रहे हैं, हम वो भी समझ गए, लेकिन इसी समाज का एक प्रेशर भी है उनके ऊपर। ये समाज जो आज संबल देने के लिए या जो इस तरह की चर्चाएं हम लोग आज कर रहे हैं, ये समाज अगर तब संबल देता जब वो लड़कियां अपने इस तरह की घटना के लिए अपने पिता के पास आई थी, ये समाज उसी समय संबल देता उस पिता को कि कोई बात नहीं, ले आओ बेटियों को घर वापस, मत भेजो। उस पिता को भी उस संबल की जरूरत थी उस समय, या ये समाज एकजुट होके उस समय उस घर में जाता, उन बेटियों की ससुराल में बात करता है कि आप हमारे समाज की लड़कियों को या हमारी बेटियों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली एक एनालिसिस है कि हमें किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं लगती, हमें किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लगती, हमें लगता है कि हम इतने स्वच्छंद हैं कि हमारे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। सरकारें अपना जैसे कि मैम अभी बताएंगी, सरकारों का अनवीक्षा लॉ जी, है, आज सब कुछ। मुझे नहीं लग रहा है वो दिन है जब हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें। आज हमें बात समाज ऐसे की बात है। साइको केसेस के बारे में करना चाहिए, आज हमें बात समाज की करना चाहिए। समाज को शेप देती है सरकार, तो आती है, कानून लेकर आएगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा, नहीं होगा, कोर्ट में मामला जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह लेकिन रही हूँ। शैलजा शर्मा जी, ये क्या तस्वीर है? जिंदा अपनी धर्म पत्नी को जला देना, जिसके साथ जब आप शादी के साथ फेरे लेते हैं वो इतने शुद्ध मंत्र पढ़े जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो आसपास लोग बैठे हैं वो आपकी शादी में उस मंत्रों को सुन रहे होते हैं। पंडित आपको बताता है कि इस पूरे जीवन में आपको किस तरह साथ निभाना है। ऐसा क्या होता है कि अपने घर के आंगन की लक्ष्मी जब शादी करके जाती है तो वो लक्ष्मी तो कहीं दूर तक नहीं नजर आ रही है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, उस लड़की की जान चली गई। कितनी बड़ी खूबसूरत जिंदगी थी उसके पास जीने के लिए। शैलजा शर्मा, कहाँ हम सामाजिक तौर पर हम कहाँ चूक रहे हैं? इनकी तस्वीर देखकर तो मैं ये कह सकती हूँ कि वेल ऑफ फैमिली थी। 35 लाख रुपए, 36 लाख रुपए क्या किसी की जिंदगी से बड़े होते हैं? बहुत ही दुखद है। और जैसे अभी बता रहे थे कि इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी आपने पढ़ाने में कर ली बट सेल्फ डिफेंस में नहीं की। हमेशा से ये चीज़ समझानी, वो जो एक साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग में हमारे लड़कियों के लिए लाया जाता है कि आपको इज्जत करनी है, सुनना है, पेशेंस रखनी है, तो वो चीज़ सब सिखाएं, बट एक लिमिट भी सिखाई जाए कि इसके बियॉन्ड अत्याचार सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गुनाह करने वाला जितना गुनाह कर रहा है उतने ही भागीदार आप भी हैं। अगर आप उस गुनाह को सहते जा रहे हैं, अत्याचारी तो अत्याचार कर रहा है, बट अगर आप उस अत्याचार को सह रहे हैं तो वो भी गलत है। कहाँ गई वो शिक्षा? उस शिक्षा का क्या फायदा है जो आपको ये भी नहीं मालूम कि इसके बियॉन्ड एक ये स्थिति आ गई है, इसके बियॉन्ड मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जब सुरक्षित नहीं हूँ तो मुझे अपने लिए क्या करना है? फादर को बोल रहे हैं कि आ जाते, ले लेते, समाज ऐसा करता, पर शिक्षा लैक कर रही है ना वहां पर। बेसिकली सिर्फ डिग्री लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो भी है कि सबसे पहले सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, मुझे लिमिट पता होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड मेरे ऊपर अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो मुझे आवाज उठानी है। वो एम्पावरमेंट का पार्ट वहां आता है कि जहां हम बोल सके, शेयर कर सके और हेल्प ले सके टाइमली। लेकिन ये फिरदौस टाइम हेल्प बहुत जरूरी है। फिरदौस सिद्दीकी जी,
जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज की शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज के संस्कार की हम बात कर रहे हैं, उसी समाज का दोहरा चरित्र देखिए, जहां हम बेटियों को ये सिखाते तो हैं कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, लेकिन हम वहीं पर उस बेटी को ये भी कहते हैं कि घर संभालना है, रिश्ते में रहना है तो कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कौन सा एडजस्टमेंट है सोसाइटी का फिरदौस जी, जहां पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे पेरेंट्स, कल मैं उनकी जो निकी है उनकी मदर को सुन रही थी, जो कह रही थी कि वो हमसे कंप्लेन करती थी, वो हमसे कहती थी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम उनको कहते थे गुजरों में ऐसा होता है, लोग उनको सिखाते थे लेकिन कहते थे रिश्ता चलाना है। अरे ऐसे रिश्ता किस काम का फिरदौस जी, जहां माँ बाप, जहां समाज उनको ये सिखाता है कि तुम ऐसे रिश्ते में बंध के रहो, सोसाइटी के लिए तुम शादीशुदा रहो कि तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। वो कौन से, ये सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है। बेशक आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि दहेज जो समस्या है वो इंडिया में ऐसे नहीं चल रही है इतने सालों से, इतने दशकों से। उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा समाज जिम्मेदार है, सिर्फ इस तरह के लोग नहीं जिम्मेदार हैं, इनको बनाने में भी हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है। शादी एक हमारे एक इस तरीके का मेंटल सोशल प्रेशर है कि उसको मेंटेन करना हमें एनी हाउ, किसी भी तरीके से मेंटेन करना है, पल पल हमें घुटना है पर हमें मेंटेन करना है। और ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है कि जिसमें इस तरीके के वाकयात पेश आए हैं कि लड़की को जला दिया गया, पेरेंट्स ने उनको समझाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको शादी चलानी है। ये आप पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है, जितने भी केस हुए, स्पेशली हमारे साथ लॉयर हैं और वो शायद बेहतर तरीके से बता सके कि किस तरीके से जब ये जो डाउरी एक्ट जब फ्रेम हो रहा था, वो जब फ्रेम हो रहा था, पार्लियामेंट में जो पूरी डिबेट उठी थी, वो रिचुअल्स को अपने मेंटेन करने के लिए, रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई कि दहेज को बिल्कुल पिनल कोड ना बनाया जाए, इसलिए उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको डाइल्यूट कर दिया गया दहेज अधिनियम को एक तरह से सोशल लेजिस्लेशन की कैटेगरी में। एक बहुत बड़ी वजह तो ये रही। दूसरी ये कि पेरेंट्स के ऊपर जो एक डिवोर्सी लड़की का जो बहुत बड़ा मतलब एक खतरा रहता है कि बेटी अगर तलाक होकर आ जाएगी या किसी भी तरीके की उसकी शादी नहीं काटी। अमूमन तो मैं ऐसा कहती नहीं हूँ, लेकिन आज जब ये मामला सामने आया है तो मैं जरूर कहूंगी, और मुझे लगता है हर माँ बाप को कहना चाहिए कि डिवोर्स एक बहुत अच्छा, बहुत जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस देश ने आपको दिया है कि आप अपने, अब मुझे लगता है फिरदौस जी, समाज में जो डिवोर्स एक टैबू कंसिडर किया जाता है, उस टैबू को हटाने की जरूरत है। आज मुझे वो लोग, उन लोगों पर फक्र हो रहा है जिनके रिश्ते नहीं चलते हैं और वो डिवोर्स फाइल कर देते हैं। आज मुझे लगता है बहुत लोगों को ये सोचना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग डिवोर्स को एक नेगेटिव लाइट में लेते हैं, उनको डिवोर्स जैसी प्रक्रिया की तारीफ करनी चाहिए कि अगर आपकी सहमति नहीं बन रही है, आप अपने रास्ते अलग कीजिए, आप अपनी जिंदगी जिए, आप दूसरे को भी जीने दीजिए। बहुत जैसे शादी खूबसूरत बंधन है, मुझे लगता है प्रियंका राणा, हमें डाइवोर्स को भी उतनी खूबसूरती देनी चाहिए। हमें डाइवोर्स को एक टैबू नहीं कंसिडर करना चाहिए। हमें डाइवोर्सी फीमेल को कभी नहीं ये कहना चाहिए कि जरूर इसने कुछ किया होगा, इसी में कमी होगी, इसी की वजह से घर टूटा है, अरे थोड़ा सह लेती। क्योंकि जो लोग सह रहे हैं, उनका जो निकी के साथ हुआ है वो किसी के साथ इस धरती पर नहीं होना चाहिए। देखिए कंचन जी, पूरे आज समाज ने और पूरे देश ने हैवानियत की हद देखी है, और आज इस समाज को ये समझना पड़ेगा कि जब भी कभी लड़की इस तरह की स्थिति में आती है, वो आती क्यों है। क्या जो निक्की थी उसने पहली बार ये सब हिंसा सही होगी? लगातार वो इस तरह की चीज़ें सह रही थी, लेकिन उसको तिल तिल करके मर रही थी, झेल रही थी, और चुपचाप ये सब चीज़ इसलिए सह रही थी क्योंकि हमारा जो ये समाज है, यही समाज जो है, जब हम डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं या घर की दहलीज पार करते हैं, तो ये समाज के जो ठेकेदार हैं ना, यही लोग आकर के कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र में कुछ गड़बड़ होगी, तुम्हारी लड़की के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, जो तुम इस दहलीज को पार करके या डिवोर्स लेने जा रही हो। आप मुझे बताइए, ऐसा हैवान, दानव, जो दहेज का लोभी व्यक्ति, वो किसी भी तरीके से रहने लायक था क्या? उसको ऐसी दानव के हाथ में सौंप करके आप कैसे निश्चिंत बैठ सकते हैं? एक माँ बाप की मजबूरी होती है, मैं कहती हूँ चाहे मजबूरी भी ना हो, अपनी खुशी से भी अगर कोई देता है, मैं इसका दहेज का नाम भी नहीं दूंगी, हर माँ बाप ये चाहेगा, हमारी भी बच्चियां हैं, आपके भी घर वाले सोचते होंगे कि हमारी जो बेटी है सुख शांति से जिए, उसको अच्छे से अच्छी चीज हम दें। लेकिन यही लोभी लोग जो हैं, इनका कभी भी लालच जो है वो नहीं होता है। इस समाज को ये बताना पड़ेगा कि आज की जो लड़कियां हैं, अगर गहने पहनती हैं तो
अस्त्र उठाना भी जानती हैं, अगर कलम पकड़ती हैं तो घर परिवार को भी चलाना जानती हैं, और आत्मनिर्भर हैं तो अपने सम्मान को भी बचाना जानती हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, जब ये लड़कियां कभी ऐसी स्थिति में आए तो कम से कम एक बार हाथ बढ़ा करके देखिए, उनको ऐसे दानवों के हाथ में छोड़ करके ये मत कहिए कि तुम्हारी जो डोली गई थी वो अर्थी के रूप में निकलेगी। एक बार उनको ये कहिए कि आप आत्मनिर्भर बनिए और छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। प्रियंका जी बहुत अहम बात बोल रही हैं कि ये जो सोसाइटी की बातें होती है ना, मुझे लगता है हमें समाज के तौर पर, हमें महिलाएं के तौर पर वो संदेश उन तमाम माता पिताओं को देना चाहिए जिनके घर में बेटियां हैं, जो अपनी बेटियों को बहुत ही फूलों की तरह पालते हैं, लक्ष्मी समझते हैं और पूजा जाता है लड़कियों को तो घर में। लेकिन अन्विशा जी, मुझे ये समाज का डबल स्टैंडर्ड बताइएगा। ये वो समाज है जो लिव इन के अगेंस्ट बोलता है, जबकि इस देश का कानून लिव इन को राइट देता है। ये वो समाज है जो डाइवोर्स के लिए कोर्ट अगर आपको डाइवोर्स का प्रोविजन देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपके घर में डाइवोर्स होता है तो आपको अपनी ही बेटी बुरी लगती है। ये वो समाज है जब बेटी का एक बार डाइवोर्स हो जाए तो माता पिता दूसरी शादी के लिए ढूंढने निकलते हैं कि उसके फ्यूचर का क्या होगा। मुझे लगता है गीत संगीत के साथ साथ हमें आज की बच्चियों को मार्शल आर्ट्स सिखाना चाहिए, कराटे टाइकोंडो सिखाना चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन की चीज़ें स्कूल में पढ़ानी चाहिए। हम गुड टच बैड टच तो पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं? क्या आज की लड़कियों को ये नहीं पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं? ये तमाम लड़कियों को पता होते हैं अन्विशा जी, उसके बावजूद भी वो विक्टिम बनती हैं। कब तक महिलाएं विक्टिम बनती रहेंगी? उसका बहुत बड़ा कारण कंचन जी ये है, जैसा कि आपने कहा, शैलजा मैम ने कहा, सबने कहा, मैम ने भी कहा, प्रियंका जी ने, फिरोजा मैम ने, कि हम ऑफ कोर्स हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, मार्शल आर्ट्स भी सीखना चाहिए। एक बहुत जरूरी, जो मनोचिकित्सक की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगी, एक हमें साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की भी जरूरत है। हमें अपने विचारों में अपने आप वो सशक्तिकरण लाना पड़ेगा, जहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, जो कि हमें शिक्षा के माध्यम से मिलता है। एक लड़की की तरह हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, हम एक माँ की तरह अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन जब एक लड़की उस सिचुएशन में होती है, जब तक वो हेल्प के लिए रीच आउट करती है, तब तक अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को, जिससे कि वो मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए, उसका सेल्फ डिफेंस फिजिकली तो वो बाद में करेगी, उसका मेंटल ब्रेकडाउन ना हो, उसके लिए हमें बच्चों को, लोगों को इमोशनली और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, जहां हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके इमोशंस, या अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो गलत है, अपने इमोशंस को सुनिए। अगर आपको कुछ खटक रहा है तो 100% कहीं ना कहीं वो गलत है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। हर चीज को ये मत कह दीजिए कि अच्छा नहीं, मुझे ज्यादा लग रहा होगा। तो इस तरह की चीजें, एक इमोशनल एम्पावरमेंट और एक साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट भी देना समाज को, लड़कियों को, लोगों को देना बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स फिजिकल डिफेंस और ये सब शिक्षा वगैरह के साथ तो जरूर, वो तो जरूरी है ही, जिससे कि आप फिजिकली अपने परपेट्रेटर से लड़ सके, लेकिन एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। शैलजा शर्मा जी, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है जब शादी जितनी खूबसूरत चीज़ के खिलाफ इस तरह की बातें होती है, इस तरह की चर्चा होती है। इस निकी के केस ने मेरा विश्वास लिव इन में, मेरा विश्वास डाइवोर्स में, मेरा विश्वास तमाम समाज की उन चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ गया है जो समाज गलत समझता है। और मुझे लगता है शैलजा शर्मा जी, इस मंच से हमें ये मैसेज पेरेंट्स को देना चाहिए, ये मैसेज उन घर वालों को देना चाहिए जो इंटरकास्ट मैरिज के अरेंज होते हैं। आज मुझे देखकर लग रहा है कि तो क्या हो गया, अगर एक बच्ची, अगर एक लड़की किसी लड़के को चाहती है, वो उसे समझती है, वो उसके टेम्परामेंट को जानती है, वो उसकी साइकोलॉजी को समझती है, तो क्या हो गया उसने अगर दूसरे कास्ट में शादी कर ली तो? क्या हम आज भी डाउरी, इंटरकास्ट मैरिज, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, ये किन चीजों में लग गए हैं? एक खूबसूरत जिंदगी, राइट टू लिव, क्या ये सब गायब हो चुका है? सबसे ऊपर चरित्र होना चाहिए ना। इंसान कहाँ से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि क्रिमिनल माइंडसेट तो नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। दूसरी चीज ये है, समाज में ये चेंज आना चाहिए। आपने शुरुआत की कि जब महिला की शादी होती है तो लक्ष्मी रूप, तो ये याद रखिए, सिर्फ लक्ष्मी रूप ही नहीं है। जितने भी माँ बाप हैं जिनकी बच्चियां हैं, सिर्फ लक्ष्मी रूप नहीं, वो सरस्वती रूप भी है, वो दुर्गा रूप भी है।
वो सारे काली लोग का भी रूप कभी है, कभी वो होने काली का भी चाहिए। रूप है। और अपने ये सिर्फ लड़कियों को समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ लड़कों की अपब्रिंगिंग भी होती है। अगर उस महिला की बात करें जो साथ दे रही थी इस अपराध में अपने बेटे का, उस बच्चे की क्या शिक्षा है, उस लड़के की क्या शिक्षा है, क्या बचपन से अब तक उसमें क्या सीखा होगा। ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा बन के तभी क्राइम डेवलप होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में कभी रोका टोका नहीं गया होगा, सहयोग मिलता रहा। तो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं सिखाना है, बहुत सारी चीजें लड़कों को भी समझानी है। हर माँ का फर्ज है कि वो अपने बेटे को भी समझाए। फिरदौस जी, ये जो माताओं के, जो माओ के राजा बेटा रहते हैं, मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि राजा बेटा से ऊपर बढ़कर निकलना चाहिए। मुझे लगता है ये हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर पहले ये हम कह सकते थे होता हो कि सास बहू की नहीं बन रही हो, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में सास को बहू के साथ बनानी चाहिए। ये केस मुझे तो झकझोर कर रख दिया। मुझे लगता है पूरे देश में यही सेंटिमेंट है फिरदौस जी, कि कोई कैसे इतनी बुरी तरह से किसी को मार सकता है, किसी को जला सकता है, किसी को पीट सकता है। फिरदौस जी, क्या आपने उस बच्चे को सुना है? क्या आपने निकी के बेटे को सुना है? वो कैसे बता रहा है कि मेरे पापा ने क्या किया? मुझे तो ये लग रहा है कि वो बच्चा किसके साथ रहेगा। इस लड़के की पूरे परिवार पर ये इंश्योर करना चाहिए किसी संस्थान को कि बच्चे की कस्टडी उस परिवार वाले को ना मिले। उसने क्या देखा है अपनी आंखों के सामने फिरदौस जी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक मेंटल ट्रॉमा से जो एक बच्चा गुजर रहा है, और जो उसको आने वाले सालों में, क्योंकि उसने अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा, किसी गैर ने नहीं जलाया, किसी कम्युनिटी नहीं जलाया, उसके अपने बाप ने जलाया है, तो उस बच्चे की मनस्थिति को समझा जा सकता है। दूसरी बात जो हम बहुत ही डिसएग्री करते हैं, मतलब इस तरीके से कि औरत को हम बार बार देवी का दर्जा दे देकर उसको ग्लोरीफाई करना बंद करें। हम औरत को देवी नहीं, हम इंसान ही समझ लें। हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि इंसान को जो इंसानी हक की बात है, जो बुनियादी हक की बात है, वो दिया जाए। कि किस तरीके से हमने पूरा फैमिली का, पूरे घर का पावर डायनेमिक्स जो है एक खास तबके, खास लोगों के हाथ में दे दिया है। और वो पावर डायनेमिक्स बहुत कुछ डिटरमिन करता है, क्योंकि वो पावर प्ले जो फैमिली में होती है, जो घर में नई बहू आती है, उसके फेवर में कभी नहीं होता। और इसलिए ये इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का वायलेंस, परपिचुएट वायलेंस सहने के लिए वो हमेशा मजबूर रहती है। घर वाले अपने पेरेंट्स से, अपने माँ से, जिससे भी वो कहना चाहेगी, कोई उसको नहीं सुनेगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ये चीज गुजरा हुआ है। उनको लगता है कि अच्छा ये क्या नया है, ये क्या नया है। और क्योंकि आज की लड़कियां क्वेश्चन करना भी जान गई, आज की लड़कियां सवाल करती हैं, और ये लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़की को, हम अब वो जो वीमेन एम्पावरमेंट की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी, उससे बाहर निकलकर उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें, उनको सेल्फ डिपेंड बनाए, उनको प्रॉपर्टी में शेयर दें, ना कि बार बार जो दहेज को जस्टिफाई किया जाता है ये कह कहकर कि वो तो हिस्सा है शादी का, वो तो रिचुअल का पार्ट है, वो बिल्कुल बंद किया जाए। दहेज लेना देना किसी भी तरीके से अगर वो पाया जाए तो उसको क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए, और एक्ट में इस तरीके का अमेंडमेंट आना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ ये सब आपके हमारे देश में हर चीज की लीगल फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका राणा, अगर समाज में ऐसी कुकृतियां आती है तो हमें झकझोर कर रख देती है। मन पसीज जाता है जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं। समझ ही नहीं आता है कि कोई किसी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि निक्की पर क्या बीती होगी जब वो ये ट्रॉमा सह रही होगी। ये प्रियंका राणा एक दिन का ट्रॉमा नहीं है, ये शायद एक दिन का वीडियो है जो हम सबने देखा है, लेकिन ये ट्रॉमा उसे 7-8 सालों का होगा। उस परिवार से होगा, अपने पति से होगा, अपनी सास से होगा, अपने ससुर से होगा। वो बच्चा भी ट्रॉमेटाइज्ड होगा जो ये सब देख रहा होगा। इतनी छोटी उम्र में उस बच्चे का ये कहना कि मेरे पापा ने कोई केमिकल डाल के लाइटर जलाया, वो दर्शा रहा है कि उस घर की मानसिकता कैसी थी। प्रियंका राणा, हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम लड़कियों को तो सिखाते हैं, आप मार्शल आर्ट सीख लो, आप टाइकोंडो सीख लो, आप कराटे सीख लो, लेकिन हम उन्हीं लड़कियों को डाउरी देते हैं गिफ्ट के नाम पर। हम उन्हीं लड़कियों को एफडीज, चलिए पैसे, तमाम चीज़ें वो देते हैं जो ससुराल वालों के लिए होती है। तो दहेज देना, दहेज लेना, ये दोनों क्राइम है। ये हम कब समाज को समझा पाएंगे प्रियंका राणा? देखिए, समाज समझ तो रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि आपकी जो लड़की है अगर आत्मनिर्भर बन जाएगी
तो शायद ज़्यादा सुखी रह पाएगी, वो खुद के निर्णय खुद ले पाएगी तो शायद ज़्यादा खुश रह पाएगी। ना कि आप उसको पैसा दोगे, वो पैसा कब तक चलेगा? अगर वो आत्मनिर्भर होगी तो वो आगे भी कुछ कर सकती है ना। और जब ऐसी मुसीबतें आएंगी तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, भीख नहीं मांगेगी, और ये दया की भी भीख नहीं मांगेगी कि मुझे आकर के बचा लो, क्योंकि फिर वो आत्मनिर्भर है, वो घर से निकल सकती है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है और अपना घर भी खुद चला सकती है, अपने बच्चे को खुद पाल सकती है। वो बच्चा जिसको हम आज समाज में ये कह देते हैं, अरे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, जब वो बाहर जाओगे तो तुम्हें समाज क्या कहेगा। बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, उसका किस तरह से वो कैसे मेंटल डेवलप हो रहा है। क्या वो ऐसे घुटन भरी जिंदगी में जिसमें उसकी माँ भी पल पल करके मर रही थी और वो बच्चा भी पल पल करके मर रहा था, क्या वो स्टडीज पे फोकस कर पा रहा होगा? क्या वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा? क्योंकि उसके मन में तो हमेशा यही डर रहेगा ना, कैसी वो इमेज अपने बाप की लेकर के बैठा हुआ था कि कैसे वो अपनी माँ को ट्रीट करते हुए देख रहा होगा। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, लेकिन आज हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि बेटी को आजादी दीजिए। जब तक उसकी सहमति ना हो, जब तक आपको ये ना लगे कि जो भी लड़का आप उसके लिए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसके साथ उसको सम्मान से रख पाएगा, एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा, तब तक उसकी शादी करना जरूरी नहीं है। सिर्फ समाज के इस चक्कर के अंदर, एक सोशल स्टेटस के चक्कर में हमारी लड़की बड़ी हो गई है, इस एज की हो गई है, ये क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा। मुझे तो लगता है वो शादी, अगर लोगों को सिंगल रहना है तो मैं कहूंगी वो सिंगल भी रह सकते हैं आजीवन। ये एक लड़की की अपनी चॉइस होनी चाहिए, उस पर कोई प्रेशर नहीं करना चाहिए। ये वो वक्त आ गया है समाज में जब पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। समाज के लिए, उन 4 लोगों के लिए अपनी बच्ची को किसी ऐसे परिवार में मत डालिए जहां उसका जीवन बर्बाद हो जाए। हालांकि कोई पेरेंट्स ऐसा चाहता तो नहीं है, लेकिन अपने समाज में शादी कराना, ये जिद कई बार लोगों को इस नतीजे पर पहुंचाती है जिसकी वो कल्पना नहीं कर पाते हैं। अन्विशा त्रिपाठी जी, इस निक्की का जो ऐसा मामला सामने आया है, ये सिर्फ निक्की की हत्या नहीं है, मुझे लगता है उसका, निक्की का बच्चा तो आज जीवित है, लेकिन मानसिक तौर पर उसको क्या पीड़ा हुई होगी, वो कितना खत्म हो चुका होगा, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आजीवन इस दृश्य को याद रखेगा, वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगा हम नहीं उसको सोच सकते हैं। उसका फ्यूचर कैसा होगा इस घटना के बाद हम ये भी नहीं कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अन्विशा त्रिपाठी, ये कैसा गुस्सा है, ये कैसी साइकी है एक व्यक्ति की जो शादी में रहता है, जिसका बच्चा है, जो अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ रहता है। ये कौन सा इंसान का टेम्परामेंट है कि वो अपने साथी को, जिसके साथ वो सुबह उठता है, पूरा दिन बिताता है, उसको जिंदा जला दे। ये क्या ह्यूमन इमोशंस होते हैं जो हम देख पा रहे हैं? क्या इंसानों में इस तरह की चीजें होती हैं जो निक्की के साथ हुई हैं? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? कंचन जी, आपको ये सुन के और मुझे ये कहते हुए बहुत सुन के दुख होगा, और मुझे ये कहते हुए भी दुख हो रहा है कि इंसान से ज्यादा नृशंस कोई भी नहीं होता। और ये सिर्फ हम आज नहीं देख रहे हैं, ये हम साइकोलॉजिकली भी और हिस्टोरिकली भी कई बार देख चुके हैं। जो जैसे कि आप जाती, और आउशविट्स हुआ था, हिटलर ने एक पूरी की पूरी रेस को खत्म कर दिया था। तो इंसान की साइकी में अग्रेशन, वायलेंस जैसे जो इमोशंस होते हैं वो 100% होते हैं, लेकिन ये एक परिवार की, समाज की, लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, या अगर किसी बच्चे में हमें बचपन से दिख रहे हैं, तो हमें उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, उसको किस तरह से हेल्प दिलानी है, क्या उसको थेरेपी देनी है, और उसको नॉर्मलाइज नहीं करना है। अगर आपका बच्चा रोज मार पिटाई करके घर आ रहा है, एक लड़का है, तो कई सारे समाजों में कई जगह ये कहा जाता है, अरे अरे लड़के तो ये सब करते हैं। इस तरह की चीजों को हमें नॉर्मलाइज नहीं करना है। इमोशन और तो ये सारे परिवार से ही आती है, ये से परिवार आता को है। समझना है। सबसे आप ये पहले बोलकर परिवार से, अपने फिर बच्चों को आपके छोड़ स्कूल नहीं से। सकते कि हम तो उसे बड़े और फिर स्कूल में समाज पढ़ाते से। हैं, शिक्षा के मंदिर में जाते हैं। नहीं, आपको घर में ध्यान देना है बच्चों का। सबसे पहले आपकी अभिनंदनी, माँ को आपको टोकना पड़ेगा, आपके पिता को आपको टोकना बिल्कुल। पड़ेगा कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत गलत है। उसके हमारे अंदर साथ की जिम्मेदारी अभिनंदनी और शर्मा जी जवाबदेही भी जुड़ होनी गई हैं। चाहिए। अन्विशा जी, मैं आऊंगी आपके पास। अभिनंदनी शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है मैम आपका। अभिनंदनी जी, ये केस देख रहे हैं और इस केस पर हम बात कर रहे हैं। सवाल तो नहीं, सब अपनी अपनी राय देख रहे हैं। समाज के दोहरे चरित्र की बात हो रही है, उस समाज की बात हो रही है जहां पर सवाल हम दहेज, जिन्होंने दहेज लिया है उस पर तो उठा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि हम दहेज देते क्यों हैं।
क्या ज़रूरत है, क्या सोशल स्टेटस दिखाने के लिए हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते क्यों नहीं हैं, हम उन्हें एजुकेशन क्यों नहीं देते हैं, हम उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों बच्ची अपने हस्बैंड पर, अपने पिता पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है, हम उसे क्यों नहीं सिखाते हैं कि नहीं तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहना है, तुम्हें जीवन में पैसे कमाने हैं। हम घर की प्रॉपर्टी में लड़कियों को हिस्सा क्यों नहीं देते हैं, वो घर की प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर क्यों जाती है। अभिनंदनी शर्मा जी। देखिए मैम, ये जो अभी निक्की भाटी का जो केस आया है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और पूरे हमारे समाज की बेटियों को जिस प्रकार से लोग समझते हैं कि उनको कभी भी मार दें, पीट दें, और दहेज जैसी हिंसा जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक बहुत कॉमन सा बनता चला आ रहा है, और जो हमारी बेटियां हैं वो उसको सहन कर रही हैं। जो आज की एजुकेटेड हमारी बहन बेटियां हैं, हमको ऐसा लगता है कि जो अपनी एजुकेशन में सबसे आगे बढ़ रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी जिस तरीके से मार पीट, अपने हस्बैंड के अत्याचार को सहन कर रही हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसा प्रेशर है कि वो अपने माँ बाप तक बात पहुंचाने में डरती हैं। यदि इस तरीके की हिंसा हो रही है, क्यों बार बार बेटियां अपने माँ बाप को जाके बोल रही हैं कि आज हमारे ससुराल में हमको ये डिमांड की गई है, और माँ बाप भी उनकी डिमांडों को पूरा कर रहे हैं। ये एक गलत मैसेज है। हर बहन बेटियों को ये सोचना चाहिए कि यदि हमारे ससुराल से कोई डिमांड की जाती है तो उस डिमांड को अपना कदम आगे बढ़ाएं और इस चीज को वहीं खत्म करें, अपनी नारी शक्ति को दिखाएं, और इस चीज को अपने सास ससुर जो भी हिंसात्मक कार्य घरों में हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी के घरों में हो रहे हैं। अब निक्की भाटी की कहानी को आप देखिए, ये 2016 में इनकी विवाह हुआ था। जिस तरीके से इनका बहन का स्टेटमेंट भी है कि भाई ये अपने को काफी परेशान कर रहे थे इनके हस्बैंड। तो क्या मैं सोचती हूँ कि आज की नारी को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना और जो चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और फिरदौस जी, मुझे तो लगता है आज हम सबको एक बात बोलनी चाहिए, आज हम सबको उन तमाम परिवार वालों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि एक भी बार अगर किसी बच्ची, शादीशुदा लड़की के साथ, आपके घर की लक्ष्मी के साथ शादी के बाद हिंसा होती है तो उसे कभी ये राय मत दीजिए कि आप सहिए, आप बर्दाश्त कीजिए, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अरे शादी है उसे संभाल लो, अरे पति के घर ही अपना घर होता है। ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। इन सारी बातों को घर के बाहर, दिमाग के बाहर, अपने शरीर के बाहर फेंक देना चाहिए। उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारे साथ अगर कोई गलत लहजे में भी बात करता है तो उसका जवाब दो। उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें कोई कुछ कहता है तो तुम्हारा अपना परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। उन्हें ये सिखाना चाहिए अगर तुम पर कोई हाथ उठाता है तो तुम भी मार्शल आर्ट्स के क्लासेस सीखो, लेकिन जवाब दो और चुप मत बैठो। ये एडजस्टमेंट वर्ड जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, जिसे हम बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि अरे उसकी मम्मी ने तो बहुत स्ट्रगल किया है तभी उनकी शादी चल पाई है, किसी की फला ने तो बहुत स्ट्रगल किया है इसीलिए आज उनका घर में इतनी बरकत है। इस माइंडसेट को, इस डबल स्टैंडर्ड को हमें अपने घरों से बाहर, अपने माइंड से बाहर निकाल कर फेंकना है। फिरदौस जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब हमें उस नज़रिए को पूरा बदलने की ज़रूरत है जिसमें हम बच्चियों को शादी के साथ ये नसीहत देना शुरू करते हैं कि बेटी घर से तुम्हारी डोली निकल रही है और वापस तो जनाजा ही ससुराल से निकलना चाहिए। तो देखिए जनाजा किस शक्ल में निकलता है, कब कब, और हमेशा रहा है। जब जब दहेज की प्रताड़ना हुई है लड़की को मारा ही गया, कभी स्टोव बर्निंग के थ्रू, कभी गैस का सिलेंडर फटता था, और अभी नए तरीके से पेट्रोल छिड़क कर इस तरीके से नए नए तरीके इजाद किए गए लड़कियों को मारने के लिए। उनको जीने का हक है, जिस तरीके से आपको अपने बेटे को जीने का हक है उसी तरीके से वो लड़की जो बाहर से आई है उसे भी जीने का हक है। उसके ह्यूमन राइट्स को एक्नॉलेज किया जाए, और उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार रहे जो दहेज जैसे दानों को वो इनकरेज करते हैं। बार बार हम ये कहते हैं कि दहेज को गिफ्ट लेना या देना
कहने की कैटेगरी से बाहर निकाल कर देखने की जरूरत है। दहेज लेना और देना दोनों को जब तक हम क्राइम, जब तक पिनल कोड में उसको नहीं लाएंगे तब तक हमें इस समस्या से निजात नहीं मिल सकती। क्या 46 ईयर के बाद तरविंदर कौर का केस से और हम इस केस को, निक्की के केस को कंपेयर करें तो सिर्फ एक हमें चेंज नजर आ रहा है इस केस में और उस केस में, कि वहाँ सिविल सोसाइटी के प्रेशर के बाद FIR लॉजी, क्योंकि इनिशियली पहले FIR नहीं करते थे, उसको दहेज में प्रताड़ना माना ही नहीं जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट मेरे नहीं पास था, समय की क्योंकि कमी उसको है, मैं husband क्लोजिंग wife के बीच में स्टेटमेंट के एक तरह टुवर्ड्स का जाना relationship चाहूंगी। था। मैं आऊंगी प्रियंका जी, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगी कि लड़कों को क्या सिखाना चाहिए, सालों साल बीत गए हैं, ये डिबेट्स खत्म ही नहीं हुई है मैम, हम यही चर्चा करते रह जाते हैं कि अरे लड़के बदले। मैं आज आपसे ये पूछूंगी, उन माँ बाप को क्या बोलना चाहती हैं जिनके घर में बेटियां हैं, उन माँ बाप को आप क्या राय देंगी जो शायद अपनी बेटी की अगर दूसरे कास्ट में शादी करना चाहती है तो वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि समाज, क्योंकि वो 4 लोग बैठे हैं माँ बाप को बुरा बोलने के लिए। देखिए, बेटियों को काबिल बनाएं, बेटियों पर विश्वास रखें। आपकी बेटी हर तरह से सक्षम है, पेट कोई भी पाल सकता है, लेकिन उससे पहले सम्मान जरूरी है, उसका आत्मविश्वास जरूरी है। अगर सम्मान और आत्मविश्वास आप उसका तोड़ देंगे तो वो फिर कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगी, वो तिल तिल करके ऐसे ही जलती रहेगी। तो जरूरी है अपनी बेटी का सम्मान बचाएं, उसको आगे बढ़ने में मदद करें और हमेशा उसको जब भी घर से बाहर जाए तो उसको एक शब्द ये जरूर बोलिएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जब भी तुम पर कोई भी विपदा आएगी, परिवार तुम्हारे साथ है, कभी भी अकेले महसूस मत करना। फिर देखिएगा, लड़की कभी भी मात नहीं खा सकती है। और ये जो दहेज लोभी है ना, आपको प्यार और लोभ में फर्क करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बेटी को जिस घर में आप भेज रहे हैं वो एक लोभी का घर नहीं होना चाहिए, एक सम्मानित और एक प्यार करने वाले का घर होना चाहिए, जहां पर आपकी बेटी सुरक्षित रहे और समाज भी आगे बढ़ सके, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा और संस्कार पा सकें। समय की कमी है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये समझने की ज़रूरत है कि हम आज भी उस समाज में रह रहे हैं, उस समाज का दोहरा चरित्र देखते हैं। छोटे अपराधी के पास ही चल जाता, क्रिमिनल होता, हिस्ट्री सीटर हो रहा, उसके बिल्डोजर चल जाता घर पे। ये तो मैन दरिंदे जलील हैं तो जिन्होंने तो बेटी जला के मारी है मेरे दिल को कितनी ठोस पहुंची हुई है। प्रोहिबिशन एक्ट तो 1961 में आ गया था, लेकिन आज भी सालों साल, दशकों बाद भी अगर आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हम समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो आप सोचिएगा उसकी पसंद के लड़के से आपको शादी कराना क्या सही पड़ेगा, क्या अगर वो आपके समाज में जिस लड़के को पसंद करती है उस लड़का उस समाज का लड़का नहीं है तो क्या वो भी सही है। आप अपनी बेटी को सिखाइए कि वो कैसे आत्मनिर्भर बने, उसको सम्मान दीजिए, उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिखाइए और उसको ये भी सिखाइए, अब आप उसको ये भी सिखाइए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शादी में आपको एडजस्ट करना ही पड़े, आप सम्मान के साथ रह सकते हैं, बिना एडजस्ट किए रह सकते हैं, और अगर कुछ भी हो तो आप उनके साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। उस बेटी में वो कॉन्फिडेंस ज़रूर दीजिए कि उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो आपके पास वापस अपने घर ज़रूर लौट कर आए। इसी के साथ मेरे साथ आज इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।